Hello, friends. Welcome to Finaware. My name is Swaraj, and today, after a long time, I'm making a video. So this is a very important topic. So I thought let's make a video. Markets have been making new highs since November, and has been making new highs again and again. तो markets है ना नवंबर से हाई मारते जा रहे हो, हर दिन एक नया हाई होते जा रहा है. And 2-3 days back, market hit Nifty hit 13,760 एंड दैट इज़ द न्यू हाई राइट नाउ. और ये नवंबर से चल रहा है. नवंबर सडनली एक बहुत बड़ा पुश आया मार्केट में और तब से कंटिन्यू हो गया है. सो मैनी पीपल हैव बीन मैसेजिंग मी एंड आस्किंग दैट कैन मार्केट सस्टेन दिस न्यू हाइज. नॉट ओनली इन इंडिया, इन यूएस ऑल्सो. यूएस में भी मार्केट्स नए हाई चल रहे हैं. तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि मार्केट न्यू हाइज सस्टेन कर पाएगा और कितना ऊपर जा सकता है. तो ये टॉपिक पे आज डिस्कशन करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं. सो ये पूछा जा रहा है कि ना आगे क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट हैज बीन राइजिंग अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एंड ऑल. सो बिफोर स्पेक्युलेटिंग ऑन व्हाट माइट हैपन in the future or thinking about what might happen, before saying that, let's find out the reason why the market has hit new high in spite of the GDP going down. Right, अभी भी GDP नेगेटिव में है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, फिर भी मार्केट ये क्यों नए हाई पे. पहले इसके ऊपर डिस्कस करते. लेट्स सी द रीजंस बिहाइंड दिस. सो द फर्स्ट रीजन दैट कम्स is Reliance Industries. So why Reliance Industries? So when I say Reliance Industries, people might think why Reliance Industries is the reason for the new high. तो क्या है कि निफ्टी और सेंसेक्स पे, निफ्टी और सेंसेक्स का जो नंबर होता है वो वेटेड एवरेज होता है. निफ्टी जो होता है वो 50 कंपनी के शेयर के प्राइस का वेटेड एवरेज है. तो अलग अलग कंपनी के वेटेजेस अलग होते हैं वो एवरेज में. तो जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ द हाईएस्ट वेटेज ऑन द वेटेड एवरेज डिराइव्ड. सो निफ्टी द फिगर ऑफ निफ्टी 13,000 एंड द सेंसेक्स ऑफ वॉट एवर 44,000 और 42,000. इट इज़ द वेटेड एवरेज of the prices of the 30 shares on Sensex and 50 shares on Nifty. So ये दोनों सेंसेक्स और निफ्टी पे रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है. सो व्हेन रिलायंस इंक्रीजेस द निफ्टी ऑल्सो बाय सम पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज द वेटेज इज़ वेरी हाई. और रिलायंस डिक्रीजेस द वेटेज ऑफ, सिंस द वेटेज ऑफ रिलायंस इज हाई द पॉइंट्स ऑल्सो डिक्रीजेस. इसी तरह रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है, उसके बाद में इन्फोसिस, TCS, ऐसे करते करते बाकी सारी कंपनीज का है, SBI, वैसे करते करते बाकी सारी कंपनीज का वेटेज है. तो हाईएस्ट है वो रिलायंस का है. तो रिलायंस ने कितने कंट्रीब्यूट किया. तो रिलायंस का जो है सिंस द लॉकडाउन, सिंस द मार्केट फॉल फ्रॉम मार्च, रिलायंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट. इट डबल्ड दिस ईयर. 1200 रुपये से 2400 को गया और अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है, एक रेंज में मूव कर रहा है. तो रिलायंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब निफ्टी पे 2000 से 3000 पॉइंट का है और सेंसेक्स पे करीब करीब 8000 से 10,000 का है. इसका मतलब जो एक्चुअल बाकी के शेयर्स का जो है, अगर हमने उसको इसका क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए. मैंने इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन अगर हम एवरेज अपन मान ले तो 2000 से 3000 पॉइंट के बीच में सिर्फ रिलायंस ने कंट्रीब्यूशन दिया है पॉइंट्स में. तो अगर हम 3000 पॉइंट्स पकड़े निफ्टी के, तो असली मार्केट जो है वो अभी 3000 अगर हमने डिडक्ट किए तो 10,700 पे है निफ्टी. और सेंसेक्स में से हम करीब करीब 8 से 10,000 पॉइंट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा पॉइंट्स तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐड किए. तो ये क्यों बढ़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मेड वेरी लुक्रेटिव डील्स विथ फेसबुक. इट मेड मेनी lucrative deals with Google and also with many of the sovereign funds from मिडिल ईस्ट. तो जैसे कि अबू धाबी हो या दुबई हो, कतार हो और सऊदी अरेबिया भी हो, वहाँ से बहुत सारे जो उनके सॉवरिन फंड्स, पेंशन फंड्स, सॉवरिन फंड्स माने जो गवर्नमेंट जो वहाँ की ऑयल बेचती है, वो जो पूरा सेविंग उनको आता है, दे इन्वेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट
businesses, different companies, different shares of the companies. So they invested a lot of money in Reliance Industries. Not only them, including Facebook and Google also. In fact, Google, when it announced a fund for Digital India Fund, more than 60% of the fund was invested in Reliance Industries itself. And that is the reason, in spite of the whole problem going all around the world, Reliance Industries prices was rising, and it has contributed around 3000 points on Nifty, and easily you can say 10,000 points on Sensex. अब रिलायंस थोड़ा सा रेंज बाउंड हो चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए बाकी के शेयर्स बढ़ रहे हैं। और ये बाकी के शेयर्स क्या कर रहे हैं, ये निफ्टी को और सेंसेक्स को पंप कर रहे हैं ऊपर। तो इसके कारण ऐसा माना जा सकता है कि ये और थोड़े दिन तक ये रैली चल सकती है। यू नो, इफ ऑल दिस रेस्ट ऑफ द शेयर्स दे कंटिन्यू टू राइज, द मार्केट माइट हिट अनदर न्यू हाई। लेकिन क्या हो गया कि बहुत कम समय में ये मार्केट न्यू हाई तक बढ़ चुका है। इफ यू लुक इन नवंबर से दिसंबर तक निफ्टी में ही करीब करीब, निफ्टी सेंसेक्स भी अगर पकड़े तो करीब करीब 20% से भी ज्यादा रैली आ चुकी है। सो इन द स्पैन ऑफ 1.5 month 20% ऑफ रैली इज ह्यूज एंड इट लुक्स अ लिटिल बिट ओवर हीटेड। तो मार्केट अभी ओवर हीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन के और हम बढ़ते हैं, एंड दैट रीजन इज रिफॉर्म्स। तो ये जो नवंबर में सडनली रिफॉर्म्स आए, एक तो रिफॉर्म आया था फार्म बिल्स का, और काफी सारे रिफॉर्म्स आए। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी रिफॉर्म्स चलते रहे। इकोनॉमी बैड होने के कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है रिफॉर्म्स को है ना काफी फास्ट पेस कर दिया, ताकि इकोनॉमी में एक नया पुश आए, नया इन्वेस्टमेंट आए बाहर से। तो इसके कारण जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इनको एक पुश मिला। ये न्यूज़ काफ़ी कवरेज नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे FIIs जो थे, दे वेंट एंड मेट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली दे मेट द प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो देयर दे डिस्कस्ड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी अबाउट द बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में जो है FIIs ने डिस्कस किया था। ये बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के हिसाब से अब जो कोई भी कॉर्पोरेट्स है वो भी बैंकिंग सेक्टर में घुस सकते हैं। अब तक जो था सिर्फ NBFCs और एग्जिस्टिंग बैंक ही बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, लेकिन अब बाकी के जो भी ग्रुप्स है, जैसे कि पेटीएम हो या गूगल हो या फिर बाकी के जो ग्रुप्स है, रिलायंस हो, टाटाज हो, अदानीज, अंबानीज, जो भी हो, दे कैन सेट अप देयर ओन बैंक्स एंड इंक्रीज द फाइनेंस। इससे क्या होगा, काफ़ी सारा फंड्स बैंकिंग सेक्टर में आएगा। जैसे कि हम देख चुके हैं पिछले बहुत सालों से बहुत सारे बैंक्स है ना NPS से गुजर रहे हैं, तो इसके कारण जो लोन्स मिलना है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है, और इसके वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक पे बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। RBI के भी रेगुलेशंस काफ़ी टफ हो चुके हैं, तो एग्जिस्टिंग बैंक जो है इनको लोन्स देना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। सो व्हेन दिस न्यू मनी कम्स, न्यू लोन्स विल बी ऑफर्ड at lower rates. So what happens, the interest rate in the economy goes down. So when interest rate in the economy goes down, the GDP picks up. So those reforms came as a surprise in November, और FIIs ने सिर्फ नवंबर में $6 billion का पुश किया मार्केट में. So that was a huge money flow into the market, and that is the reason, because of the FIIs pumping in new money into the market, and they are still pumping. In fact, since the last 10 days, FIIs have pumped in 15,000 crores into the Indian stock markets. So that much inflow has been coming, and that is the reason this pump up came. Let's move on to the next reason. Next reason is recovery in GDP. तो ये काफी सरप्राइज आया, रिकवरी जो GDP में थी वो काफी सरप्राइज रिकवरी थी. During the months of December and during the months of September, before the festival season in India, Dasara, Diwali का जो festival season होता है, before that it was expected that it might take next year for mainly the core companies in India to recover. But what happened during the festival seasons and even before that, bookings of auto companies, they jumped up. In fact, Tata registered 108% rise in sales only during Diwali.
and both Dasra and Diwali came as a huge surprise, not only for auto companies, e-commerce companies, retail companies. वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग और स्पेंडिंग हुआ. So Indian public actually went ahead and they spent the money. So there will be a sudden jump in the economy which was not expected until next year, that is around February or March, and that has been a huge surprise. और इससे ये माना जाता है that the worst for the Indian economy might be over. So the worst was due to COVID. So the worst of the worst for the economy has been over, and probably by next year 2021 March, probably Indian economy will start registering again huge growth. तो ये जो potential है Indian public का to recover the economy with a huge surprise, that has been a big boost. And that recovery has not costed anything for inflation. Inflation has remained under control. There has been a little spike of 1%, but that is well under control. और इसके कारण जो है that positivity has reflected in the stock market. So stock market is actually trying to factor in the growth that might come next year. So that is also one of the reason for the growth, for the rally in the stock market. So वो है कि है ना, अब इकोनॉमी इससे ज़्यादा बुरी परफॉर्म नहीं करेगी, यहाँ से रिकवरी ही आ सकती है. This has become the bottom and then rise might start from here. Next reason is availability of liquidity. There is huge liquidity, especially overseas with FIIs. FIIs यानी foreign institutional investors. So these foreign institutional investors, they have huge liquidity since US, Europe, Japan, all these developed countries, they have printed money and pumped into the economies, pumped into their economies. In fact, in US, many of the jobless people, they got checks as social security checks. So those people are been spending, they have been investing, and the stock markets there have been reaching new highs because the banks and the financial institutions there, they have a lot of liquidity. In fact, US has been discussing another stimulus package which is going to be as big as the last one. But अभी ये पक्का नहीं है कि उनका जो stimulus package है वो उतना रहेगा. तो ये जो liquidity बहुत सारी है, ये foreign institutions के पास है. और जब ये foreign institutions इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा बिल्डअप आता है, क्योंकि जो उनकी जो बाइंग पावर होती है वो बिलियंस में होती है. वो दे कैन पंप $1 billion इन अ वीक. सो उनके पास काफ़ी बाइंग पावर होते हैं. और वही हुआ नवंबर से. FIIs काफ़ी सारा पैसा पंप कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और उसको बढ़ा रहे हैं. और जब ये पैसा आता है, FIIs आर नॉट शॉर्ट टर्म होल्डर्स, दे आर लॉन्ग टर्म होल्डर्स. They keep their money for 2-3 years and they rotate the money from one sector to other. अब जो है रिलायंस में है ना, काफ़ी रेंज बाउंड हुआ है, तो रिलायंस से निकल के पैसा बैंकिंग में जा रहा है, बैंकिंग से फिर कहीं और जाएगा. फार्मा शेयर्स भी अभी बढ़ नहीं रहे तो फार्मा शेयर्स से किसी और सेक्टर में जाएगा. तो FII का जो मनी होता है लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं होता है. Unless and until there is another any new development which is very negative as COVID, FIIs will not pull out their money. FIIs always are a very long-term investors. They invest, once they buy shares, they keep it for 2-3 years. So I feel, looking at these reasons, I feel like the stock markets are very strong. जो करेक्शन आ सकता है. अब जब मैं स्ट्रांग बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी जाके शेयर्स खरीद लेने हैं. नो, यू शुड, जिन लोगों ने अप्रैल मार्च में खरीदा है और अच्छे कंपनीज में खरीदा है, अच्छे स्टॉक्स में खरीदा है, उनको होल्ड करके रखना है स्टॉप लॉसेस लगा के. जो प्रेजेंट प्राइस है वहां से एक 20% 30% स्टॉप लॉस लगा के उनको होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ से फिर से 2016 2017 जहां पे मार्केट्स एक लाइन में ऊपर जा रहे थे, वैसे ही यहां से जा सकते हैं. बीच में सेलिंग आ सकती है. अब मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट आई थिंक द सेलिंग माइट कम इन फेब्रुअरी. मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि फेब्रुअरी जो बजट के बाद जो है सेलिंग आ सकते हैं. वो काफ़ी स्मॉल सेलिंग होगी, इतना ज़्यादा नहीं होगी. मार्च की तरह अब सेलिंग नहीं आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इवेंट एज सीरियस एज कोविड और सम अदर इंसिडेंट.
there might not be a huge correction in the market. What will happen? Periodic correction of 10%, 15%, like that it might come, and again there might be a huge rally. क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग they are sitting on the sidelines holding their money and they have missed out the rally, and that is the reason they are eager to get in, and they are having there is a term called FOMO, feeling of missing out, and that FOMO term, the FOMO जो feeling होती है वो है feeling of missing out, and they are going to come in again. तो उनको इन हाइस पे खरीदने की जरूरत नहीं है. करेक्शंस आएंगे, छोटे छोटे करेक्शन. मैं नहीं बोल रहा कि मार्च की तरफ बड़े करेक्शंस आएंगे, लेकिन मैं ये जब बोल रहा हूँ ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई बड़ा नेगेटिव इंसिडेंट नहीं होगा. सो इफ देर आर एनी स्मॉल करेक्शंस, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप खरीदें, अच्छे अच्छे कंपनीज में खरीदें, अंधाधुन ना ले और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें. बिकॉज आवर इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. 50% of the population is below 25 years of age, and that is the reason we have a huge buying potential, और ये मार्केट्स बहुत आगे जा सकते हैं. मेरा assumption है कि if nothing happens bad by next December, you will see 15,000 on Nifty for sure. You will see Nifty will be above 15,000, और रेंज बाउंड मूवमेंट्स बीच में आएंगे और स्टॉक पे स्पेसिफिक एक्शंस रहेगा. तो ये है. और एक चीज मैं वार्न करना चाहता हूँ लोगों को जिन्होंने अंधाधुंध खरीदा है. ये साल ऐसा हो चुका है कि जिन्होंने किसी भी कचरा शेयर में खरीदा है और वो शेयर बढ़ चुका है, उनमें उनको डबल ट्रिपल हो चुका है. ऐसे शेयर्स फरवरी के बाद बुरी तरह पनिश होंगे, क्योंकि एफआईआईज वहां पे पनिश करेंगे, और जो अच्छे कंपनीज हैं वो ग्रो करते रहेंगे. सो जो अच्छे कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें. और आपको अगर जानना है कि कौन से अच्छे कंपनीज है and which companies you can stay long and which companies you should not stay, join my Finever Telegram group. वहाँ पे मैं एजुकेशनल बेसिस पे डिस्कस करता हूँ. मेरे जो ट्रेडिंग है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट्स है, वो मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ. सो स्टे ट्यून टू दिस फिनेवर यूट्यूब चैनल. मैं और वीडियोस फ्रीक्वेंटली डालना शुरू कर दूंगा. एंड ऑल्सो स्टे अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम फिनेवर ग्रुप. थैंक यू.